हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन वाले टॉपिक की। ठीक, तो फ्रेंड्स, जो 11th क्लास का जो अपना टॉपिक है आज का उत्सर्जन, तो इसमें से फ्रेंड्स बहुत सारे टॉपिक आपके हट चुके हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक हम हट चुके हैं उनको हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं, केवल जो कि आपके इस 2021 में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स आपके उत्सर्जन की परिभाषा क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, प्राणियों में उत्सर्जन अंग वृक्क नलिका। ठीक है, तो ये मोस्टली अपने इसमें टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उत्सर्जन की परिभाषा के बारे में कि उत्सर्जन की जो डेफिनेशंस होती है तो वो किस प्रकार होती है, जिसके बारे में हम समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, उत्सर्जन किसे कहते हैं हम, कि सजीवों में जो शरीर में अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है, पाचन क्रिया होती है, और पाचन क्रिया के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये उत्सर्जन की एक परिभाषा हो गई कि उत्सर्जन हम किसे कहते हैं, कि सजीवों के शरीर से अनुपयोगी व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब जो उत्सर्जन में मोस्टली जो शरीर से बाहर निकाला जाता है फ्रेंड्स, वो किसको निकाला जाता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ में मोस्टली आपके क्या होता है, जैसे मोस्टली जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसमें हम सबसे और इसी की इन तीनों की कैटेगरी के आधार पर ही प्राणियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिसमें फर्स्ट है अमोनिया उत्सर्जी। ठीक है, जिसका अमोनियटिज्म या अमोनिया उत्सर्जीकरण। ठीक है, तो अमोनिया उत्सर्जी क्या होते हैं, सिंपल सा अगर याद रखना चाहो फ्रेंड्स, तो अमोनिया उत्सर्जी हम किसे कहेंगे, कि वे प्राणी या वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो किस में आ जाते हैं, अमोनिया उत्सर्जी में। जैसे कि आप यहाँ दे सकते हो कि जंतुओं की यकृत कोशिकाओं में अमीनो अम्ल के वियमीकरण के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। वे जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मोस्टली यहाँ से याद रखना है कि वे जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्टों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। पूरा याद रखो आपको कि अमोनिया किस प्रकार बनता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ज़्यादा याद नहीं हो तो कम से कम इतना जरूर याद रखना कि नाइट्रोजन अपशिष्टों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करना ही क्या कहलाता है, अमोनिया उत्सर्जी या अमीनोटेलिक के जंतु कहलाते हैं, तथा ये क्रिया अमोनिया उत्सर्जीकरण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपके अमोनिया उत्सर्जी के उदाहरण के तौर पे। जैसे अमोनिया उत्सर्जी कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ठीक है, वे जलीय जंतु, ये सभी किस में आते हैं फ्रेंड्स, से अमोनिया उत्सर्जी में। मोस्टली जलीय जंतु जो मछलियाँ वगैरह जो होती है, ठीक है, स्थिल मछलियाँ, ये मोस्टली किस में आते हैं, आपके अमोनिया उत्सर्जी में। सेकंड पॉइंट है अपना यहाँ पर यूरिया उत्सर्जी। ठीक है, यूरिया उत्सर्जीकरण इस प्रोसेस को कहते हैं। तो सिंपल सा हम इतना सा भी याद रख सकते हैं कि ऐसे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिया उत्सर्जी कहते हैं, या फिर इनको यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं, तथा ये क्रिया यूरिया उत्सर्जीकरण कहलाती है। इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, आपके मेंढक, ठीक, और सभी स्तनी प्राणी, स्तनधारी प्राणी, ठीक, जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं वो सभी किस में आते हैं, यूरिया उत्सर्जी में। मनुष्य भी क्या होता है, एक प्रकार का स्तनधारी प्राणी है, मनुष्य भी किस में आता है, यूरिया उत्सर्जी में आता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हम इसमें यूरिक अम्ल उत्सर्जीकरण या यूरिक अम्ल उत्सर्जी। ठीक, तो इसमें वे जंतु जिनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है यूरिकोटेलिक जंतु कहलाते हैं, तथा यह क्रिया यूरिको उत्सर्जी कहलाती है, यूरिको उत्सर्जीकरण कहलाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो उत्सर्जन के आधार पर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन क्या होता है, 3 मोस्टली नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और उत्सर्जन के आधार पर ही क्या होते हैं, प्राणियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अमोनिया उत्सर्जित करने वाले को अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जित करने वाले को यूरिया उत्सर्जी,
और यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले को यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राणियों में उत्सर्जी अंग। तो प्राणियों में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? अब इसमें फ्रेंड्स इसको दो में डिवाइड कर दिया है। एक तो अकशेरुकीय उत्सर्जी अंग। ठीक है, अकशेरुकीय में क्या आता है, जैसे शरीर की सामान्य सतह द्वारा, जैसे प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलेंट्रा, इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं इनमें क्या होता है, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा, ठीक है, त्वचा स्किन के द्वारा एक तरीके से क्या होता है, अंग पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें प्रोटोनेफ्रिडिया जैसे, या फिर इसको आदिवृक्क भी बोलते हैं, तो चपटे कर्मी जो होते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस जो होते हैं, इनके द्वारा भी क्या होता है, एक शरीर की सामान्य सतह द्वारा क्या होता है, एक प्रकार से इनके द्वारा भी क्या किया जाता है, ये भी अकशेरुकीय होते हैं जो कि पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन नलिकाएं निमेटोडा संघ, निमेटोडा संघ के जो प्राणी होते हैं, ठीक है, इनमें उत्सर्जन के लिए नलिकाएं पाई जाती है। पश्चिवर्क या मेटानेफ्रिडिया एनेलिडा संघ में, ठीक है, तो मेलपीगी नलिकाओं द्वारा आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं, ठीक, कीड़े मकोड़े जो भी आते हैं, ये सभी क्या होते हैं, मेलपीगी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन करते हैं। ठीक, और बोजेनस के अंगों द्वारा मोलस्का संघ के प्राणी इस प्रकार उत्सर्जन करते हैं। तो ये अकशेरुकीय अंग में जिनमें अलग अलग जगह के द्वारा उनका उत्सर्जन, पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके बाद अपने कशेरुकीय के आधार पर। ठीक, कशेरुकीय के आधार पर अगर बात की जाए तो कशेरुकीय उत्सर्जन अंग में क्या होता है आपके, जैसे प्रोनेफ्रॉन, ठीक है, प्रोनेफ्रॉन, वृक्क या प्रोनेफ्रॉन, टेडपोल, डेलोस्ट्रोमा, इनमें क्या होता है, प्रोनेफ्रॉन द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। दूसरा है मीजोनेफ्रॉन, तो इसके उदाहरण है लेम्पे, मछली, उभयचर, ये सब किस में आते हैं आपके, मेजोनेफ्रॉन में, मध्य वृक्क द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। ठीक है, मेटानेफ्रॉन या पश्चिवर्क, पक्षी, सरीसृप, स्तनी, इनमें क्या होता है, मेटानेफ्रॉन पश्चिवर्क होता है जिसके द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। ये था फ्रेंड्स के उत्सर्जन अंग कौन कौन से थे। एक तो कशेरुकीय में अलग होते हैं और कशेरुकीय में अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोस्टली जो बड़े प्रश्न बनते हैं वो मानव उत्सर्जन तंत्र के ऊपर ही बनते हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुख्य उत्सर्जन अंग होता है मानव में, वो क्या होते हैं, वृक्क, जिनको हम किडनी के नाम से भी जानते हैं। मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं और ये कहाँ होते हैं, अपनी उदर गुहा में, हमारी कशेरुक दंड के क्या होते हैं, दोनों ओर, उदर गुहा में पीछे की ओर और कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे और डायफ्राम के नीचे पाए जाते हैं। बायां वृक्क दायां वृक्क से थोड़ा ऊपर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड्स। या तो आप ये बोल दो कि दायां वृक्क बायां वृक्क से थोड़ा नीचे होता है, या फिर ये बोल दो बायां वृक्क दायां वृक्क से थोड़ा ऊपर होता है। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये दायां वृक्क है अपना और ये बायां वृक्क है। ठीक है, तो जो दायां वृक्क जो होता है ये क्या होता है, बायां वृक्क से क्या होता है, कुछ नीचे स्थित होता है। कारण क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर इसके ऊपर क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। इस वजह से क्या होता है, दायां वृक्क क्या होता है, कुछ नीचे स्थित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रत्येक वृक्क जो इसका संरचना जो होती है वो कैसी होती है, सेम के बीच के आकृति के होते हैं। ठीक, ये पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा कशेरुक दंड से जुड़े होते हैं। पेरिटोनियम झिल्ली क्या होती है, अपने जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, मतलब अपनी जो उदर गुहा होती है, वहाँ पर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल झिल्ली। ठीक है, अब वृक्क की हम बात करें, नॉर्मली वृक्क की जो लंबाई की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसकी लंबाई नॉर्मली कितनी होती है, वृक्क की लंबाई जो होती है ये क्या होती है, लगभग 11 सेंटीमीटर। वृक्क की अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी होती है इसकी, 11 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई जो होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई तो कितनी हो गई फ्रेंड्स, लगभग 11 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ 10 से 12 सेंटीमीटर है, तो आप नॉर्मल याद रख सकते हो, एवरेज लगभग हम लगा सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई जो होती है इसकी लगभग कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग कितनी होती है,
3 सेंटीमीटर होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इसका प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग क्या होता है, उत्तल व भीतरी भाग अवतल होता है। अब इसमें फ्रेंड्स ये कुछ इस प्रकार से होता है कि जो इसका बाहरी भाग और आंतरिक भाग होता है, ठीक है, वो उत्तल व अवतल के हिसाब से होता है। मतलब किडनी क्या होती है, जैसे कि ये इस प्रकार से होती है, तो ये कुछ इसका ये एक भाग क्या होता है इस प्रकार से। तो बाहर से तो क्या होता है अवतल दिखाई देता है, मतलब जैसे कि क्या होता है ये एक प्रकार से अंदर धंसा हुआ रहता है, तो बाहर से तो क्या होता है अवतल दिखाई देता है। बाहर से जब हम इसको देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, हमें अवतल दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अंदर की तरफ से अगर इसको देखा जाए तो ये किस प्रकार दिखाई देगा, उत्तल दिखाई देगा। तो अंदर से तो उत्तल और बाहर से अवतल दिखाई देता है। अब यहाँ पे खास बात ये है फ्रेंड्स, ये जो भाग रहता है, ये जो अंदर धंसा हुआ जो भाग, तो फ्रेंड्स किडनी का जो ये पोर्शन जो होता है, जहाँ से क्या होती है, मतलब नॉर्मली क्या होती है कि ब्लड वेसल्स वगैरह क्या होती है, रक्तवाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये सभी यहाँ से क्या होती है प्रवेश करती है। तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हाइलम। इसको किस नाम से जाना जाता है, हाइलम नाम से जाना जाता है। इस वाले भाग को हम हाइलम कहते हैं। और इसी का जो भाग फ्रेंड्स यहाँ आगे की ओर जो कीप के आकार का जो संरचना, एक कीप के आकार की संरचना बन जाती है। ठीक है, इस कीप के आकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं, पेल्विस कहते हैं। इस भाग को क्या कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था आपके अपने हाइलम और पेल्विस किसे कहते हैं। तो मोस्टली आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि अवतल भाग गड्ढे के समान होता है जिसे हाइलम कहते हैं। हाइलम में वृक्क धमनी तंत्रिका प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा मूत्रवाहिनियाँ बाहर निकलती है। प्रत्येक वृक्क के ऊपर टोपी के समान अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। नॉर्मली क्या होती है, जो अपनी किडनी जो होती है, इस किडनी के ऊपर क्या होती है, यहाँ पर फ्रेंड्स एक टोपी के समान क्या होती है, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नॉर्मली क्या होती है, पूछ ली जाती है भाई एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, तो वो क्या होती है वृक्क के ऊपर पाई जाती है। इसको अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके मानव उत्सर्जन तंत्र में, जिसमें हम वृक्क के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स अपना वृक्क की आंतरिक संरचना। तो फ्रेंड्स वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में नॉर्मली हम सिर्फ इतनी सी बात कर सकते हैं कि वृक्क की जो आंतरिक संरचना होती है वो किस प्रकार होती है। किसकी आंतरिक संरचना में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम इसमें देखना चाहें तो कि वृक्क की जो आंतरिक संरचना होती है, इसमें क्या होता है कि ये दो भागों में बटी होती है। ठीक, इसके एक तो बाह्य भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य भाग को हम किस नाम से जानते हैं, कॉर्टेक्स। इसके बाह्य भाग को तो कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसका जो आंतरिक भाग होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होते हैं, त्रिभुज एक पिरामिड बने होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, पिरामिड नुमा संरचना बनी होती है। तो इस आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, हम मेडुला के नाम से जानते हैं। मेडुला या मध्यांश कहते हैं। इस आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मेडुला या मध्यांश कहा जाता है। तो आंतरिक संरचना के बारे में मोस्टली आपको सिर्फ यही याद रखना है कि आंतरिक संरचना इसकी दो भागों में बटी होती है। बाह्य भाग को हम कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं, आंतरिक भाग को हम मेडुला या पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसके साथ फ्रेंड्स ये जो पिरामिड होते हैं, इस पिरामिड में क्या होती है, छोटी छोटी बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, जो कि उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो फ्रेंड्स ये आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद नेफ्रॉन की संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।